हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? माय डियर, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे बढ़िया चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसे आप बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स इतना अच्छा चैप्टर क्यों है और इसको पढ़ने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स पूरी क्लास 11th दिमाग में होनी चाहिए। कौन सा पार्ट? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी हम टच करते हैं जब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं। इसलिए चैप्टर बहुत अचानक से बहुत अच्छा चैप्टर हो जाता है। मैंने एक लिस्ट बनाई है ऑलमोस्ट जितनी चीजें चाहिए हमें। अब देखिए कितनी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा एलिमेंट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा और कौन सा नहीं दिखाएगा, इनमें से कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, यह पता होना चाहिए। एटॉमिक आयनिक रेडियाई का ट्रेंड, और कहीं पे अगर अनयूजुअल बिहेवियर, एक्सेप्शन नहीं, अनयूजुअल बिहेवियर है तो क्यों है। अनएक्शन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी, कहां होगा, क्या ट्रेंड आएगा वो। इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या था, किस पे डिपेंड करता है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन क्या है, किस पे डिपेंड करती है, राइट। फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। शेडिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ये ऐसे सारे कंसेप्ट्स हैं जिनके बिना आप पी ब्लॉक पे हिल भी नहीं सकते, ठीक। और शुरुआत कहां से करेंगे, तो आप पहले इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये पता होना चाहिए कि इतने सारे कंसेप्ट मुझे पता होने चाहिए क्लैरिटी के साथ। एम्बिग्युइटी कंसेप्ट में होने ही नहीं चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास कंसेप्ट में कि इन सारे के सारी चीजों को मैं अच्छे से जानता हूं, तब आप उसे एंजॉय करोगे। अदरवाइज पी ब्लॉक का मतलब लोग ये समझते हैं कि कुछ रिएक्शंस रटनी है, बस कुछ बातें रटनी है और हमें मार्क्स मिल जाएंगे। पी ब्लॉक की वेटेज लास्ट ईयर तक 8 मार्क्स की है, हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है, इसलिए हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्चर्स भी इसमें लगते हैं। बट मेरी जो स्ट्रैटेजी होगी पढ़ाने की वो डिफरेंट होगी। सबसे पहले मैं इन बेसिक कंसेप्ट्स की बात करूंगा और इनका सोर्स बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, उसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको देख के अपना काम चला सकते हैं, राइट। चलिए फिलहाल बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को वो एलिमेंट के नाम से क्यों जानते हैं, उसका बहुत सिंपल सा आंसर है। तो अगर आप एक काम करते हैं, एक पी ब्लॉक एलिमेंट लीजिए, सबसे पॉपुलर एलिमेंट कार्बन। चलिए बात करते हैं कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको आहबा प्रिंसिपल पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप आहबा प्रिंसिपल पे जो मेरी वीडियो है आप देख लीजिए और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लग जाएगा। हर चीज का सोर्स आपको बताऊंगा कहां से आप ले सकते हैं। इसी चैनल पे आहबा प्रिंसिपल का एक वीडियो है जिसमें आहबा प्रिंसिपल और हुंस रूल, इन दोनों पे एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा। चलिए बात ये करते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 6। ये भी हो सकता है कि मेरे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे ये भी भूल गए हों कि एटॉमिक नंबर किसका कितना था। पॉसिबल है 30 तक, रादर 35 तक एटॉमिक नंबर सबको यहां होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए है कार्बन एटॉमिक नंबर 6। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं आप लिखते हैं 1s2 2s2 and 2p2, ठीक है ना। 1s2 2s2 and 2p2 इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसका ऑर्बिटल फिलिंग आप कराते हैं तो आप लिखते हैं 1s2 ऐसे, 2s2 आप लिखते हैं ऐसे, एंड 2p2 आप लिखते हैं ऐसे। ऑर्बिटल ऐसे फिल होते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है, पी सबशेल में, ठीक है, पी सबशेल में। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल पे मूव करता है उसके हिसाब से उसका ब्लॉक होता है। तो कौन सा ब्लॉक होता है, कौन सा पीरियड नंबर होता है, कौन सा उसका ग्रुप नंबर होता है, ये भी कहानी आपने सुनी थी क्लास 11th में कि किसी एलिमेंट के ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, एंड ब्लॉक नंबर कैसे निकालते हैं, या ब्लॉक कौन से निकालते हैं। तो ये तरीका था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ऐसे आपको रिमाइंड करा रहा हूं, ब्लॉक कौन सा है, पी, किस बेसिस पे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिलअप हो रहा है, ग्रुप नंबर। चलिए पीरियड नंबर की बात करते हैं। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद कीजिए, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज्ड टू गिव यू कौन सा नंबर,
हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी सीधी सी बात, हाईएस्ट शेल नंबर विल गिव यू द पीरियड। कौन सा पीरियड है? 2। ग्रुप नंबर, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका फॉर्मूला था ग्रुप नंबर का, यू हैव टू ऐड एस के इलेक्ट्रॉन पी के इलेक्ट्रॉन प्लस 10। ये सारी क्लास 11th की बात थी। ग्रुप कौन सा हुआ? 10 + 2 + 2 कितना हुआ? 14। तो कार्बन का ग्रुप नंबर 14, पीरियड नंबर 2 और ब्लॉक पी। खैर चलिए, हमें इस बात से मतलब ज्यादा है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। चलिए एक बात हो गई। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कहां से हम कहानी चालू करते हैं और हमें क्या पढ़ना है? ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और 6 ही इसके ग्रुप हो सकते हैं, क्योंकि पी जो सबशेल है इट कैन ओनली एकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसे 6 ही ग्रुप्स हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप ग्रुप 13 की बात करते हैं, ग्रुप 14 की बात करते हैं, 15 की बात करते हैं, 16 की बात, 17 और 18। और इनमें जो एलिमेंट्स थे 13, 14 ग्रुप आप पढ़ चुके क्लास 11th में, 15, 16, 17, 18 आप पढ़ते हैं क्लास 12th में। ग्रुप 13 की बात करते हैं तो ग्रुप 13 में एलिमेंट क्या देंगे आप? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसको याद करने की मिनोमिक्स सबको पता होती है, बहुत पॉपुलर होती है। अब अपने अपने हिसाब से लोग बना लेते हैं, जैसे बैल गाय इन तलमंडी, ये बहुत फेमस है, मतलब इंडिया में काफी लोग बात करते हैं। बैल गाय इन तलमंडी। ग्रुप 14 की बात करते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। बहुत सारे आपने मिनोमिक्स सुने होंगे, बट जो सबसे फेमस जो मुझे लगता है वो ये है केमिस्ट्री सर। केमिस्ट्री सर जनरली हैव सम प्रॉब्लम्स। ये आपका मिनोमिक्स हुआ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड का। अब आते हैं ग्रुप 15 पे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। बहुत सारे मिनोमिक्स हैं। नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बिंदास। बट जो लेटेस्ट जो फेमस है, राइट, जो मैं सिखाता हूं, नैनो पे आए सब बिहारी। ऐसे नहीं कहना चाहिए, मेरे पास तो डिजायर है। नैनो पे आए सब बिहारी, याद कर लीजिए, कोई बात नहीं। 16 की बात करते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। उससे टीपो, ये बड़ा फेमस है, उससे टीपो। ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। फिर कल बाहर आएगी अट्टा में। ये मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूं उसके आसपास एक जगह है अट्टा, सेक्टर 18 में, तो इसलिए हो रहा है। लेकिन बच्चे बड़े फेमस है, एक और मिनोमिक्स है, फिर कल बाहर आई थी आंटी। ये मुझे ज्यादा पसंद आता है। एनीवे, ग्रुप 18 में पहला एलिमेंट आएगा हीलियम, ऊपर आएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। हरभजन, नेहरा, अगरकर, कार्तिक 0 रन पे आउट। ये हमारी पुरानी इंडियन टीम जिसमें सचिन तेंदुलकर खेला करते थे उसको समर्पित है। हरभजन, नेहरा, अगरकर, मुरली, कार्तिक, यानी कार्तिक 0 रन पे आउट। ठीक, अब बात ये आती है हमें इस सीक्वेंस में याद क्यों होना चाहिए। अक्सर बच्चे सोचते हैं सर याद तो करने क्यों करें, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए है, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल, कि हमें किसी भी हालत में एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का रटने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती है वो सीखते कैसे नहीं। जैसे मान लीजिए, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसके बाद मैं इसे रिमूव करने वाला हूं। ठीक, चलिए बात करते हैं। अब बात यह आती है कि हमें क्यों जरूरत नहीं होती है एटॉमिक नंबर रटने की, और केमिस्ट्री में कुछ भी रटना नहीं पड़ता अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली सीखते हैं तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ग्रुप 1 एलिमेंट की बात करते हैं, पहला ग्रुप क्या था? अब होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये ग्रुप 1 है। इसमें कहीं ऊपर आप हाइड्रोजन प्लेस कर देते हैं, हालांकि हाइड्रोजन पोजीशन ये होती नहीं है,
अब तो कहीं भी नहीं है, ना यहाँ ना हाइड्रोजन में, बाहर ही होती है। बट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि इन सारे एलिमेंट्स का अगर एटॉमिक नंबर आपको पूछा जाए कि किसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो बहुत सिंपल तरीका है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ठीक, 2 8 8 18 18 32। आप ये नंबर ऐड करते चलिए और आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 1 में 2 ऐड कीजिए, 2 तो आ गया 3, 3 में 8 ऐड कीजिए, आ गया 11, 8 ऐड कीजिए 19, 18 ऐड कीजिए 37, 18 ऐड कीजिए तो 55, ठीक, 32 ऐड कीजिए 27। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपको सिर्फ इन सारे नंबर्स को इस पे ऐड करते चलना है और आपको बहुत आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता रहेगा। तो बहुत सिंपल तरीका है कि आप किसी भी ग्रुप में एटॉमिक नंबर आप पता कर सकते हैं। आपको ये याद आना चाहिए कि हाइड्रोजन कहां था, हाइड्रोजन एक तरफ होता है, हीलियम एक तरफ होता है। बोरोन से आप स्टार्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए पूछा है कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आप स्टार्ट करेंगे बोरोन से 5। क्या ऐड करूं? थर्ड। क्या ऐड करूं? ठीक है, आपको याद होगा एलिमेंट 13 होता है। क्या ऐड करें इसमें? 5 में आप ऐड कीजिए 8 को, कितना आएगा? 13। 13 में आप ऐड कीजिए 8 को, क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? बताइए कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? चेक कीजिए, मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? चेक करो, सब लोग चेक करो, बता भाई। अब बच्चा बोले से 18 ऐड करेंगे इसमें आप, बिल्कुल ठीक बात। तो क्या आप पोजीशन चेक कीजिए, राइट, 8 ऐड कीजिए, 18 ऐड कीजिए, देखते कितना होता है। क्या आता है? कितना आता है भाई? 31। चेक कीजिए, सही है क्या? चेक करते रहो। 31, फिर क्या ऐड करो इसमें? 18, कितना आएगा? 49, और फिर क्या ऐड करो इसमें? 32, तो क्या आएगा? क्या आएगा? 61। मतलब बच्चे भी कुछ है 81। चलिए, आपने एक चीज सीखी कि आपको एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ मैजिकल नंबर्स को आपको ऐड करना पड़ता है, इसलिए आपको सीक्वेंस बताना चाहिए। ठीक है, ये आप सब में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। खैर चलिए, एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पता लगे कि कोई भी एलिमेंट्स आपको इस सीक्वेंस में क्यों याद आना चाहिए, ये एक काम है। अब बहुत सारी बातें आपने पढ़ी हैं, when we move down the group size of atom increases, when we move in a period the size of atom decreases, ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं क्लास 10th में। पर इसमें सो कॉल्ड कोई एक्सेप्शंस नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस नहीं होते, उसमें अनयूजुअल केसेस हुआ करते हैं जिसके एक्सेप्शनल रीजंस हुआ करते हैं, तो आपको रीजन आउट करना पड़ता है कि अगर ऐसा चेंज हुआ है तो वो चेंज क्यों हो रहा है। चलिए, और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट में साइज की बात। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात साइज। क्यों साइज मैटर्स? क्यों मैटर करता है? जो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं साइज से, और मैंने कहा पी ब्लॉक को पढ़ने के लिए काफी पेशेंस की जरूरत होगी। आपने क्लास 12 में जो भी पढ़ा है, सबसे ज्यादा पेशेंस मांगेगा पी ब्लॉक। चलिए बात करते हैं साइज। अगर किसी एलिमेंट का साइज छोटा है, ध्यान सुनते रहिएगा, बहुत सिंपल सी बात, अगर किसी एलिमेंट का साइज छोटा है तो उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ध्यान सुनिएगा, अगर किसी एलिमेंट का साइज छोटा है तो उसके न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसकी, और ध्यान सुनिएगा, देख कैसे स्टोरी बनाऊंगा, ठीक, अगर किसी एलिमेंट का साइज छोटा है तो उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। ओके, नेम द एनर्जी यूज्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इसको? अनायनेशन एनर्जी। अनायनेशन एनर्जी, ओके फाइन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी वेरी हाई। तो मान लीजिए जो एलिमेंट होगा ना, ये नॉन मेटल होगा। ये एलिमेंट आपका होता है नॉन मेटल। सुनते रहिएगा, दोबारा सुनिए, अगर एलिमेंट का साइज छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल होगा, और ये एलिमेंट हो गया नॉन मेटल। तो अगर इस नॉन मेटल को आपने ऑक्सीजन दे दिया
तो ये जो कंपाउंड बनाएगा इसको आप बोलेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक, जिनका नेचर दो हो सकता है, या तो ये होंगे न्यूट्रल या ये होंगे एसिडिक। ये है कारनामा साइज का। साइज छोटा तो नॉन मेटल, ऑक्सीजन दिया नॉन मेटल ऑक्साइड, और इनका नेचर दो हो सकता है, या तो न्यूट्रल या एसिडिक। का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ऑन द कंट्रारी अगर मान लीजिए अगर साइज ऑफ एलिमेंट बड़ा है, क्यों बड़ा है साइज? कि अगर साइज ऑफ एलिमेंट बड़ा है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस, और अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इज लेस तो इलेक्ट्रॉन देना होगा आसान, और आसान हुआ तो एलिमेंट कौन सा हो गया? मेटल। और अगर मेटल हो गया तो इसको जब आप ऑक्सीजन देंगे तो जो कंपाउंड बनाएगा इसको आप बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। ठीक, और इनका नेचर होता है या तो बेसिक या एम्फोटेरिक, मतलब बहुत ही प्यार से पढ़ने की जरूरत है पी ब्लॉक को। मैंने क्या बोला? अगर न्यूक्लियर और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा। इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि अनायनेशन थेरेपी की वैल्यू कम होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है तो एलिमेंट कैसा हो गया है? नॉन मेटल या मेटल। और मेटल विद ऑक्सीजन कंपाउंड क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। और नेचर कैसा होगा? बेसिक या एम्फोटेरिक। अब एग्जांपल लेते हैं आपको। एग्जांपल देखिए, एक एलिमेंट जिसका साइज छोटा है, ठीक, कार्बन साइज छोटा, नॉन मेटल। ऑक्सीजन दीजिए इसको, ऑक्सीजन देंगे तो एक फॉर्म CO2 ना, दो चीज रहेंगे, CO बन सकता है और CO2 बन सकता है, दो ऑक्साइड्स हैं। ठीक, जिसमें CO होता है न्यूट्रल ऑक्साइड एंड CO2 होता है एसिडिक। कैसे प्रूव करोगे? दोबारा सुनिए, कार्बन को आप ऑक्सीजन दीजिए, इट फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने CO2 को ये प्रूफ करना है कि इसको आप ये एसिडिक है, छोटी सी ट्रिक है, बहुत छोटी सी ट्रिक, ये प्रूफ करना हो। हालांकि इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाई है, बस यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप ये प्रूफ करना हो कि ये जो ऑक्साइड बना है वो एसिडिक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। एसिड वो होते हैं जो कि जब पानी में डालो तो अपना नेचर दिखाते हैं, बिना पानी मिले तो वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करते। तो एक काम करते हैं, दोनों को वाटर दे दीजिए और ऐड कर दीजिए, क्या बना चेक कीजिएगा, H2 ये रहा, C 1, O कितना है 2 + 1 3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। लेकिन आप देखिए, अगर आपने H2O और यहां पे CO को आपने ऐड कर दिया तो क्या ऐसा कोई एसिड आप जानते हैं H2CO2? क्या आपने ऐसा कोई कंपाउंड आज तक सुना है? और अगर आपने ऐसा कोई कंपाउंड सुना नहीं है तो यानी कि ये एसिड नहीं हुआ। इससे प्रूव होता है कि CO2 कैसा होगा? एसिडिक ऑक्साइड है। अब एक ऐसा एलिमेंट लेता हूं जो बेसिक ऑक्साइड होगा, ठीक, ये देखते हैं। सोडियम को अगर मैंने दे दिया ऑक्सीजन तो ये आपको देगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इसको आप दें वाटर तो डियर ये बनाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसा हुआ? बेसिक। क्या ये ऑक्साइड बेसिक हुआ? ठीक, तो आप ये पता लग जाता है क्यों सोडियम साइज बड़ा होता है। सोडियम साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, मेटल होगा, प्रूफ हमने ऐसे कर दिया। तो इस तरह से आपको पता होगा, क्या पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। अब मुझे आप ये बताइए, हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो जो ऑक्साइड्स होंगे उनका नेचर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एसिडिक, ठीक है ना। ऑक्साइड्स का नेचर आप एसिडिक एक्सपेक्ट करेंगे या फिर न्यूट्रल। बेसिक ऑक्साइड के चांस यहां कम होंगे, मींस जो एलिमेंट मेटलिक होगा बिहेवियर में उसी का ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक होगा। अदरवाइज सारे जो ऑक्साइड्स आपको मिलने वाले हैं या तो आपको मिलने वाले हैं न्यूट्रल या आपको मिलने वाले हैं एसिडिक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। एक ये बात हो गई। चलिए, हमने साइज की बात की और साइज का इफेक्ट क्या होगा ये आपको बता दिया। इसी तरह से अब जरा ध्यान से सुनेंगे तो हमने बेसिक कंसेप्ट्स की एक लिस्ट बनाई, ठीक है। उन बेसिक कंसेप्ट्स में
हमने बहुत सारी बातें करनी थी, बट मैं आज उन सारी पूरे पूरे लिस्ट में दो कंसेप्ट ऐसे हैं जिसके बिना आप हिल नहीं सकते इस चैप्टर में, और वो कंसेप्ट अक्सर बच्चों को थोड़ा अनक्लियर होता है क्लास 11th में। बाकी सारी जितनी चीजें हैं, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन सब की वीडियोस ऑलरेडी मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं और आप कर सकते हैं। बट इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसकी वीडियो अभी तक मैंने बनाई नहीं है। यहां पे आज मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड व्हाट इज शेडिंग इफेक्ट। तो आज मैं बात करता हूं इन दो टॉपिक्स की। तो हम बात करने वाले हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट पहले। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट किसको बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये अगर किसी को पता नहीं है, मान लीजिए अब क्लास 12 के बच्चे हैं तो हल्का फुल्का पता होता है, बट प्रॉपरली नहीं पता होता है बच्चों को कि इनर्ट पेयर इफेक्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए पहले, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए, इट रेफर्स टू द reluctance, it refers to the reluctance of NS2 electrons to participate in bond formation. It refers to the reluctance of NS2 electrons to participate in the bond formation such that the bottom members of each group show an oxidation state, such that the bottom members of each group show an oxidation state 2 unit less as compared to the group oxidation state, ठीक। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने के लिए हमें एक और इफेक्ट समझना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं आप स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इज अफेक्टेड बाय शेडिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आप समझते हैं व्हाट इज शेडिंग इफेक्ट, क्या डेफिनेशन है, क्या है, उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ठीक है, शेडिंग इफेक्ट समझते हैं पहले, व्हाट इज शेडिंग इफेक्ट, बात करते हैं। देखिए, शेडिंग इफेक्ट, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने के लिए हम एक और इफेक्ट पे आ गए, SHIELDING, शेडिंग इफेक्ट। चलिए मैं आपको बताता हूं शेडिंग इफेक्ट क्या होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो सबको पता होना चाहिए। शेडिंग इफेक्ट, शील्ड। देखिए, शील्ड जो टर्म है, ढाल हम हिंदी बोलते हैं। ढाल वो चीज थी, समझा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, पेशेंस रखिएगा, पी ब्लॉक पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए, जल्दबाजी काम नहीं है। ढाल क्या चीज थी? अगर पुराने जमाने में जब वो योद्धा लड़ा करते थे तो तीर उधर से आते थे, भाले उधर से आते थे, उसको रोकने की ढाल हुआ करती थी। ये आप अभी भी देखते हैं बहुत सारी फिल्मों में, बाहुबली या जितने फिल्म हैं उन सब में आप देखते हैं। ठीक, तो वो ढाल आप जानते हैं किसको बोलते हैं। ढाल का काम क्या था? प्रोटेक्ट, किसको? आपको, अपने आप को। किससे? बाहर से कोई आ रहा है। चलिए, ये आपको शील्ड पता लग गया, शील्ड इसको बोलते थे। अब फर्ज कीजिए आप एक ढाल लेके चले हैं, उसमें खूब सारे छेद हैं। एग्जाम्पल ध्यान सुनिएगा, एक ढाल लेके चल रहे हैं आप अपने आप को शील्ड करने के लिए तीर कमान से, उसमें खूब सारे छेद हैं, तो क्या आपको शील्ड कर पाएगा? आंसर इज नो। एग्जाम्पल ध्यान सुनिएगा, फिर मैं मुद्दे पे आऊंगा कि मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने बोला कि शील्ड या ढाल प्रोटेक्ट करती है एनिमी से, उसके खूब सारे तीर चल रहे होंगे, पर अगर उसी शील्ड में अगर छेद हों तो आपके बचने चांस उतने कम होंगे जिस हिसाब से छेद होंगे।
ज्यादा छेद होंगे तो आप कम बचोगे, एक भी छेद नहीं है तो आप अच्छे से बचोगे। अब ध्यान सुनना, है क्या शेडिंग इफेक्ट? न्यूक्लियस ये है और एक इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान सुनेगा कि इसका संबंध साइज ऑफ एटम से भी आएगा। जब मैं वहां रेफर कर रहा हूंगा कि साइज ऑफ एटम ऐसे कम हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, तो आपके पास शेडिंग इफेक्ट यहां पे होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स। कैसे? न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सिंपल सिस्टम लेते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई शक किसी को नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब मान लीजिए अगर इसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जितना एनर्जी चाहिए आपको इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसकी वैल्यू है x किलो जूल पर मोल, और इसी को बोलेंगे आप आयनाइजेशन एनर्जी, या सिंपल बोले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत आराम सुनना, बहुत आराम से, बहुत आराम सुनना। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहें, किसके इन्फ्लुएंस से भाई? तो आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से, ठीक है। तो जितनी एनर्जी चाहिए आपने लगा दी और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाए, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन आ जाए, सपोज यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, चलो एक काम करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, बहुत सिंपल दिखाते हैं आपको, छोटी सी बात, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर मान लीजिए आपके पास यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ध्यान सुनिएगा, सपोज इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिपेल। ये काम है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो आप क्या बोलोगे? अब इसका साइज, ध्यान सुनना जरा, अब इसका साइज बढ़ गया यहां तक। बहुत ध्यान सुनिए एग्जांपल, ये जो शेडिंग इफेक्ट बच्चा समझ नहीं आता, शेडिंग इफेक्ट है क्या? ठीक, न्यूक्लियस था, ठीक, इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब मैंने क्या किया, जब इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो अब इसका डिस्टेंस बढ़ गया, किसका? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के बीच, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। जब नहीं था तो ऐसे था, आ गया तो यहां पहुंच गया। अब सोच के देखिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पहले से आसान हो गया या डिफिकल्ट हो गया? आसान हो गया, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन ने रिपेल कर दिया। वेट, अब देखिए डियर, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां होता है? ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? एस, पी, डी और एफ। एस का शेप कैसा था? स्फेरिकल। पी सबशेल का शेप कैसा था? ऐसा। सिर्फ आप दो को आप कंपेयर कीजिएगा, डी सबशेल का शेप कैसा था? बड़ा कॉम्प्लेक्स हो, 5 dxy, yz, zx, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर, इन सबको मिला दीजिए तो जो शेप आएगा, f का शेप कैसा आएगा? अब मेरे बात ध्यान सुनिएगा, आप सिर्फ इसे कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। मुझे आप ये बताइए सोच समझ के अच्छे से कि इन दोनों में कौन सा अच्छे से शील्ड कर पाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा s में, ध्यान सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन s में प्रेजेंट है, और दूसरे में एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किस में है? p में। बहुत ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है s में और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है p में, तो किस केस में ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पाएगा? जो कि s स्फेरिकल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सब जगह। बहुत सिंपल सारे शब्दों में बता रहा हूं आपको कि शेडिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं। ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ठीक है, और इसके बीच में अगर s के इलेक्ट्रॉन आ गए, या p के आगे, या d के आगे, या f के आगे, तो किस केस में इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियस का इस पे सबसे कम होगा? तो आंसर इज s। क्यों? तो ये अच्छे शील्ड कर पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि s का शेडिंग इफेक्ट बेस्ट है। मैंने कहा ना कि अगर मान लीजिए ढाल लेके, ये तीर थे, मतलब तीर चल रहे हैं नीचे की तरफ, मान लीजिए बात समझ लीजिए, तो ढाल है, कौन सी ढाल आपको बचाएगी भाई? ये ढाल बचा लेगी, ये बचाएगी? ये बचाएगी ना आपको। ढाल कौन सी बचाएगी? ये नहीं बचाएगी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कम कर सकता है, ये नहीं कर पाएगा। अब डी जो होता है और कटा फटा होता है, एफ और कटा फटा होता है।
और इसी को हम टेक्निकली बोलते हैं कि S के कंपैरिजन में P और P के कंपैरिजन में D और D के कंपैरिजन में F का जो शेप होता है वो काफी डिफ्यूज्ड होता है, काफी डिफ्यूज्ड, काफी फटाफट होता है। तो शेडिंग इफेक्ट कैसा हुआ? पुअर। किसका? F का। बेस्ट किसका हुआ? S का। तो शेडिंग इफेक्ट की बात करेंगे तो S का इफेक्ट सबसे ज्यादा, P का उससे कम, D का उससे कम, F का सबसे कम। एंड द पुअरेस्ट शेडिंग इफेक्ट इज शोन बाय F, उससे कम D, उससे कम P और उससे कम S। तो ये कंसेप्ट मैंने सिखाया आपको हल्का फुल्का शेडिंग इफेक्ट का, जो आप बार बार यूज करोगे। अच्छा, शेडिंग इफेक्ट एप्लीकेबल होगा कहां पे? तो एक काम करते हैं ना, जरा अपना ग्रुप 14 की बात करते हैं और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की बात करते हैं। ठीक, ग्रुप 14। मैं ग्रुप 14 की बात क्यों कर रहा हूं? जो शेडिंग इफेक्ट पे एक बढ़िया क्वेश्चन बताऊंगा आपको और आपको वहां से पता लगेगा कि शेडिंग इफेक्ट का यूज क्या करते हैं। सुनिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, 1s2, 2s2 एंड 2p2। बहुत ध्यान सुनिएगा, 1s2, 2s2 एंड 2p2 ये आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा कार्बन का। अब एक काम करता हूं, ये जो आपका है ये 1s2, ये हीलियम होता है ना? तो इसे आराम से लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं, ध्यान देखिएगा, मैं इसे लिख सकता हूं क्या कि हीलियम और फिर 2s2 एंड 2p कितना? 2। ध्यान देखिएगा, मैं इसे लिख सकता हूं आराम से हीलियम 2s2 2p2। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरफ लिख दो ताकि आप आराम से समझ पाए। थोड़ा सा ऐसे करता हूं, पेशेंस रखिएगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये हो गया आपका हीलियम के बाद 2s2 एंड 2p2। जाहिर सी बात है, अब देखो कितना आसान है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड ज़ेनन। बहुत ही आसान है कॉन्फ़िगरेशन करना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड ज़ेनन। उसके बाद ये क्या होगा? 3s2 3p2। ये क्या होगा? 3s2 3p2। ये क्या हो गया? 4s2। फिर क्या? 4s2 4p2। फिर ये क्या हो गया? 5s2 और क्या हो गया आपका? 5p2। और ये क्या आपका? 6s2 एंड आपका 6p2 आ गया। अब जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, सोच करके देखिएगा, पुअरेस्ट शेडिंग इफेक्ट किसका है? F का। उससे कम D, उससे कम P, S तो बहुत बढ़िया शेड करता है। अब आप ये देखिएगा, शेडिंग इफेक्ट एप्लीकेबल कहां से हुआ? शेडिंग इफेक्ट एप्लीकेबल कहां से हो रहा है? तो आप ध्यान देखेंगे, यहां पे 2s 2p बस, 3s 3p फिर D आएगा, बट D खाली। 4s2 4p2, यस, 4s2 4p2 है तो जाहिर सी बात है D तो आ चुका होगा ना? नहीं आया होगा? आ गया होगा ना? बताइए, आप 4s2 4p, क्योंकि आपको बताइए, सोच के देखिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सोचते रहिए, ढूंढिए कि क्या D आ गया है। तो इसका आंसर है 4D 0 है जी, अभी भी नहीं आया। D तो आ गया बट 4D 0 है। अब सर यहां आइए, क्या यहां D आ गया? बताइए कि क्या यहां D आ गया? यस। क्या यहां पे F आ गया? यस। क्या यहां D आ गया? आंसर यस। क्या F आ गया? यस। अब F ऑफर्स पुअरेस्ट शेडिंग इफेक्ट। F ऑफर्स पुअरेस्ट शेडिंग इफेक्ट। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स विल बी वेरी हाई। किस केस में? पर्टिकुलरली दैट के केस में। दोबारा सुनिए, इन सारे डिस्कशन से आपको जो चीज समझ में आनी चाहिए, बहुत डीप में मत जाइए, उसकी जरूरत ही नहीं है। इसके केस में शेडिंग इफेक्ट पुअरेस्ट होता है। क्लियर हो गया? छोटी सी बात समझा दी, इस केस में शेडिंग इफेक्ट पुअरेस्ट होता है। या ये मान के चलिएगा, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे शेडिंग इफेक्ट गहराता चला जाएगा, यानी पुअर होता चला जाएगा। ठीक है, और यहां पे आके बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा। इस केस में, लेड के केस में। तो अब आती है बात इनर्ट पेयर इफेक्ट की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट लेते हैं। हो गया? चलिए, अब बात आती है व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट और इसका इस रिलेशन था क्या।
शेडिंग इफेक्ट समझ चुके, ठीक। और अब आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात। वो ये है, एग्जांपल देते हैं आपसे, और मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, आप सोचते रहिए। आपसे पूछा जाए CCl4 और PbCl4, इन दोनों में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? ऐसे बनते क्वेश्चंस। मैंने आपसे पूछा CCl4 और PbCl4 में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, ये एक पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। और बच्चा सोचेगा यार ये कहां से क्वेश्चन करना है, कहां मतलब कैसे करना है, इसको अप्रोच कैसे करना है। अगर ये बेसिक कंसेप्ट जो आपको सिखा रहा हूं आपने नहीं सीखे तो इसका आंसर आप नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आप एक काम कीजिएगा, फिलहाल आप सोचते रहिए कि CCl4 और PbCl4 में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है। जब तक सरब करता हूं सोचते रहिए आप, इन दोनों में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और क्यों, ये आप सोचते रहिए। क्वेश्चन पूछा आपसे CCl4 और PbCl4 में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस बात को समझने के लिए, और इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का रोल क्या है वो हम समझते रहेंगे। CCl4 एंड PbCl4, अब ध्यान से बात करते हैं। अब पहले ये देखते हैं कि CCl4 और PbCl4 बनता कैसे होगा, कैसे बनेगा। ध्यान सुनिएगा, यहां से कहानी चालू होती है। अगर मैं CCl4 फॉर्मेशन की बात करूं, कार्बन इज अ सेंट्रल एलिमेंट, ठीक, ओके। एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p2, fine. It is the outermost shell that takes part in the bond formation. So 2s2 SO हो गया and 2p2 SO हो गया. It is the outermost shell that takes part in the bond formation. अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। वो ये CCl4 में 4 के 4 Cl एक साथ आ जाएं, 4 के 4 Cl एक साथ आ जाएं, ये थोड़ी होगा। एक एक करके Cl आएगा। छोटे साइज के कार्बन पे चारों Cl एक साथ कैसे अटैच हो सकते हैं? एक एक करके आते होंगे बेचारे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। और हाँ, एक चीज और, इसमें डी ऑर्बिटल भी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां पहुंच जाए, ये भी नहीं है। जो भी होना वो यही होना है। दोबारा बोल रहा हूं, इसमें डी ऑर्बिटल भी नहीं है जिसमें आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएगा एक्साइटेड स्टेट में और फिर कुछ बॉन्डिंग होती होगी। भाई ये भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, नहीं होगा यहाँ पे। अब रास की बात सुनना, एक Cl एटम, Cl 1 2 3 4 5 6 and 7, एक Cl एटम अपने इस इलेक्ट्रॉन को यूज करके बनाएगा बॉन्ड। दूसरा सेकंड Cl एटम भी आ गया और अपने इस इलेक्ट्रॉन को यूज करके बनाएगा सेकंड बॉन्ड। अब रास की बात सुनना, यहां पर नंबर प्रोटॉन्स कितने हैं? सिर्फ 6 है। कार्बन में कितने प्रोटॉन्स हैं? 6। होल्ड ऑन, ध्यान सुनना। Whenever bond is formed, केमिस्ट्री का वो सिंपल सा रूल, whenever bond is formed, energy is released. क्या बोला? Whenever bond is formed, energy is always released, and whenever bond is broken, energy is required. सिंपल केमिस्ट्री का रूल है। अब जब ये बॉन्ड बना होगा तो some amount of energy is released. जब ये बॉन्ड बना होगा तो some amount of energy is also released. अब ध्यान सुनना, ये एनर्जी जो रिलीज आपने की है, मतलब हुई है, ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करेगी। ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करेगी और अनपेयर करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा यहां पे, और इसी को आप बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ऐसा हुआ तो अब कंडीशन क्या होगी? यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 3 ऑर्बिटल्स थे, इसमें ऑलरेडी ध्यान सुनिएगा, इसमें ऑलरेडी आपके पास यहां पे था Cl अटैच्ड, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ऑलरेडी यहां Cl है, एक Cl यहां पे, एक Cl यहां और एक Cl। अब 2 वैलेंसी, ध्यान देखिएगा, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, अब 2 वैलेंसी और आ गई आपके पास। एक Cl आप आराम से यहां अटैच कर सकते हैं और एक Cl आप आराम से अटैच कर सकते हैं। ऐसे बना CCl4। चलिए, बड़ी बात नहीं। अब बात करते हैं PbCl4 भी तो ऐसे बनेगा ना। आप ये सोचेंगे कि PbCl4 भी ऐसे ही बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? ध्यान सुनिएगा। अब देते हैं केस ऑफ PbCl4। तो यहां मैं लिख देता हूं केस ऑफ PbCl4। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये आएगा कि PbCl4 में भी आउटरमोस्ट शेल में S2 और P2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। अभी दिखा ना आपको,
कि आउटरमोस्ट शेल का कॉन्फिगरेशन सेम ही रहेगा, S2 and P2। और अगर मान लीजिए आउटरमोस्ट शेल में S2 और P2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चेक करना, S2 और P2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस केस में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? लेड क्लोराइड, लेड टेट्राक्लोराइड। एक Cl, ध्यान से नहीं गया, बहुत इंपॉर्टेंट, एक Cl यहां पे आ गया, एक Cl यहां पे आ गया, ठीक है, और एनर्जी यहां भी निकली, एनर्जी यहां भी निकली, बट द एनर्जी रिलीज्ड इज इनकेपेबल, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, एनर्जी रिलीज इज इनकेपेबल ऑफ अनपेयरिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स। क्यों भाई? एनर्जी रिलीज्ड is incapable of unpairing these electrons. Why? रीजन ये है कि पहली बात, s electrons are embedded towards nucleus, जिसे बोलते हैं penetration effect, penetration effect, पहला रीजन। s electrons are very close to nucleus, तो उनपे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे भी ज्यादा है, और इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो आउटरमोस्ट पे है, क्यों? क्योंकि S2 और P2 आउटरमोस्ट है, उनपे इसके कॉन्फिगरेशन में Fi आता है, which offers poorest shielding effect। यानी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे जो shielding effect पुअर होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आप बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो टर्म क्या यूज करेंगे? ZF, ये टर्म है ZeF, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाता है। आई रिपीट, दोबारा सुनिए क्या हुआ। मैंने बोला कि इन केस ऑफ CCl4 द एनर्जी रिलीज्ड इज केपेबल enough of unpairing the electron. Thus, electron excites here, right? And 4 bonds can be formed easily, no problem as such. But in case of PbCl4, the same is not the case. Why? Because the energy release is incapable of unpairing the electron. यानी जो एनर्जी निकलती है वो अनपेयर नहीं कर पाएगी। अच्छा, क्यों नहीं कर पाएगी? वहां तो कर रहा था, वहां इसलिए किया था भाई कि वहां पे शील्डिंग इफेक्ट का केस ही नहीं आया। वहां तो गुड शील्डिंग इफेक्ट, अच्छा खासा शील्डिंग इफेक्ट है, एस का है भाई, ठीक है। अगर शील्डिंग इफेक्ट आप देखते भी एस का होगा वहां पे, बट इन जैसे जैसे नीचे आते हैं वहां कॉन्फिगरेशन में आपका डी आएगा और एफ भी आएगा, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट दोनों में है, वेट ना सुनना, पेनिट्रेशन इफेक्ट दोनों में है, बट आप ये मत भूलिए कि लेड में नंबर प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, इन कार्बन में नंबर प्रोटॉन्स कम है। तो ह्यूज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द s इलेक्ट्रॉन्स, बट इसके अलावा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट काफी हो गया पुअर, किसका? f ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। सो ड्यू टू दिस ओनली व्हाट इज हैपनिंग, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान सुनना, these two electrons does not take part in bond formation, so these two electrons become inert। सुनिए क्या बोला, यही इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनर्ट हो गए, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो अब क्या होगा, अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मान लीजिए आपने एनर्जी दे दी, भाई मेरा मन है PbCl4 बनाने का, मेरा मन है, ठीक है भाई काम करो, एनर्जी दो, एनर्जी दो, एनर्जी ले लाके मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे लेके PbCl4 बना भी दिया, तो PbCl4 जो कंपाउंड बनेगा वो बनाएगा अनस्टेबल। तो एक बात जब भी हम कहेंगे कि भाई अनस्टेबल कंपाउंड है, तो समझ जाओ कि भैया हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट उसको फेवर नहीं कर रहा हो। PbCl4 में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है भैया, बहुत सिंपल सी बात है, Cl पे चार्ज कितना है, Cl पे चार्ज -1, Pb पे चार्ज कितना है बेटा, +4। ध्यान सुनिएगा, Cl पे चार्ज -1, Pb पे चार्ज +4, ठीक है। यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं हो सकता। अच्छा कौन सा स्टेबल होगा, तो देखिए दो ही बॉन्ड बना सकता है, तो अब अगर 2 बॉन्ड बनाता तो कंपाउंड क्या बनता, तो कंपाउंड बन सकता था क्या, PbCl2, समझ गए। और जिस PbCl2 में Cl पे चार्ज कितना है, -1, Pb पे चार्ज 2, यानी ये जो आपका कंपाउंड है वो मोर स्टेबल है। तो एक बात समझ जाइए कि जब भी हम बोलेंगे मोर स्टेबल लेस स्टेबल, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर से क्या संबंध है, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा हो, ठीक। तो आउट ऑफ PbCl4 एंड PbCl2 व्हिच वन इज मोर स्टेबल, PbCl2। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें मैंने पूछा था आपसे कि CCl4 और PbCl4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर कौन सा होगा। तो अब जरा यहां लिखते हैं कि CCl4 और PbCl4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर कौन सा है, चेक कीजिएगा। CCl4, PbCl4, CCl4 दो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कार्बन
कार्बन वाले जो ग्रुप मेंबर्स हैं, ध्यान सुनना, कार्बन के जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दिखा सकते हैं। क्या? या तो इन 2 को यूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2, या इनको भी यूज कर लिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट 4। तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाएंगे। क्या? +2 एंड +4। दोबारा सुनिए, इंपॉर्टेंट बात, मैंने कहा ना चीजें काफी रिलेटेड है। 2 ऑक्सीडेशन नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन्स आप यूज कर रहे हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट किया आपने? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपने किए थे यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2। यहाँ पे 4 कर गए तो ऑक्सीडेशन 4। अब CCl4 और PbCl4 में अगर आप CCl4 बना सकते हैं, एक और बन सकता है CCl2, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। PbCl4 आप 2 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, PbCl4 एंड PbCl2 आप 2 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन केस ऑफ CCl4 ऑक्सीडेशन नंबर +4, चेक कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, या +4 ये +2, ठीक है। यहां पे क्या है? +4, यहां +2। अब बात ये आती है कि कोई सा भी कंपाउंड, कोई सा भी एजेंट की तरह काम तब करता है जैसे फायदा हो रहा हो। अगर CCl4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस, +4 से +2 में रिड्यूस करेगा। बट ये फॉर्म जो बनाया है इट मस्ट बी स्टेबल। एंड CCl2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, डाइक्लोरोकार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, जबरदस्त इलेक्ट्रोफाइल होता है, पढ़ चुके, मतलब इतना भी जरूरत नहीं, बट CCl2 अच्छा खासा इलेक्ट्रोफाइल है। अब PbCl2 बात करें, इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां पे एप्लीकेबल है, तो ये कैसा हो गया? स्टेबल है। दिस वन इज मोर स्टेबल। इसलिए PbCl4 कभी भी अगर आपने बनाया है तो बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, अपने आप को तुरंत चेंज करना चाहेगा PbCl2, और ऐसा करने के वक्त वो अपने आप को +4 से +2 में लाना चाहेगा। क्यों? अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक। और ऐसा करते वक्त इट विल बी एक्टिंग एज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू CCl4। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि आउट ऑफ CCl4 एंड PbCl4 विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमें कितनी सारी बातें बता करनी थी। शेडिंग इफेक्ट का भी केस आ गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट आ गया, इतनी सारी चीजें करने के बाद हम एक क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट P ब्लॉक। आज हमने P ब्लॉक का पहला सेशन दिया, ठीक, राइट। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंसेप्ट आप इस चैनल पे मैंने एक P ब्लॉक की लिस्ट, एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए जो P ब्लॉक पढ़ते वक्त आपको चाहिए, वो पढ़ लीजिएगा आप। और जहां तक हो सकता है मैं सारे के सारे कंसेप्ट को एक बार रिफ्रेश करा के चलता रहूंगा जहां तक पॉसिबिलिटी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वॉच आउट एन एक्साइटिंग P ब्लॉक एलिमेंट lecture tomorrow. Take good care. Bye-bye.